सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। आज हम इसी महत्वपूर्ण फैसले की बात करेंगे, लेकिन इस फैसले को समझने से पहले हमें सुप्रीम कोर्ट के 4 पुराने महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानना होगा। सुप्रीम कोर्ट के ये चारों पुराने निर्णय सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये हैं स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज चौधरी भजनलाल, ललिता कुमारी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ यूपी, XYZ वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और चौथा केस है सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। पहले दोनों तथा चौथा केस अपने दार्शनिक आधारों के कारण भारतीय कानून के क्षेत्र में मील के पत्थर हैं और तीसरा केस इसलिए कि यह इन अन्य 3 केसेस का अनुसरण करने की बात कह रहा है और यह ही वह केस है जो अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 156(3) सीआरपीसी की बाबत दिया है। चौधरी भजनलाल के केस से पहले पुलिस अपने रूल्स के तहत क्राइम की सूचना की जांच करने के नाम पर लंबे समय तक सूचना को अपने पास दबाए रखती थी और आमतौर से एंटी टाइम्ड या एंटी डेटेड FIRs दर्ज करती थी, जो कि शिकायतकर्ता व आरोपी दोनों का अलग अलग तरह से अहित किया करते थे। चौधरी भजनलाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह कहा था कि जब भी पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में सूचना प्राप्त होती है तो वह तत्काल FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करेगी। यह सब कुछ सही समय पर केस दर्ज किया जाए तथा उसमें एंटी टाइम्ड और एंटी डेटेड FIR ना हो, इसके लिए वह FIR दर्ज करते ही सेक्शन 157 सीआरपीसी के तहत उसकी एक कॉपी संबंधित मजिस्ट्रेट को भी भेज देगी। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। चैप्टर 12 सीआरपीसी के तहत जैसे बताया गया है वैसे तथा सेक्शन 2H और सेक्शन 4 सीआरपीसी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन को किया जाएगा। यदि जुर्म साबित नहीं होता है तो सेक्शन 169 सीआरपीसी में कार्रवाई की जाएगी और आरोपी को आजाद किया जा सकेगा, वरना तो बेल ऑर्डर्स में दी गई आज्ञाओं के मुताबिक काम करते हुए सेक्शन 173 सीआरपीसी में कोर्ट में चार्जशीट को फाइल कर दिया जाएगा। यदि हमारे व्यूअर्स की ऐसी इच्छा होगी तो हम 2 भागों में एक ऐसी वीडियो भी तैयार करवा सकते हैं जिनमें से एक में इन्वेस्टिगेशन की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हो और दूसरी में ट्रायल के सभी चरणों की विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई हो। जो बात चौधरी भजनलाल के केस में 2 जजेस की बेंच ने कही थी, मूलतः वही बात बाद में ललिता कुमारी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी कही थी। यहाँ वहां इधर उधर कुछ छोटे मोटे परिवर्तन किए गए थे, लेकिन जो कि केस के अलग अलग फैक्ट्स के कारण हो जाते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि भजनलाल का केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात को पूरी तरह से गैर कानूनी करार दे दिया था। उसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को ललिता कुमारी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से कुछ सीमित क्षेत्रों में अलाउ कर दिया था, जिसके तहत संदेहास्पद मामलों में पुलिस प्रारंभिक जांच कर सकती थी। हालांकि महिला मामलों में ऐसी प्रारंभिक जांच को सेक्शन 166A आईपीसी के द्वारा पार्लियामेंट ने 2013 में पहले ही वर्जित कर दिया था। लेकिन इन महिला मामलों के अलावा अन्य सभी केसेस में ललिता कुमारी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश पूरी तरह से मान्य रहे। इस तरह से चौधरी भजनलाल के केस में और ललिता कुमारी के केस में दोनों का मूल कथन यह है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना जैसे ही पुलिस को मिलेगी तो पुलिस FIR दर्ज करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो जाएगी। लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में वह पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। उसे बाहर से किसी तरह का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकेगा कि इन्वेस्टिगेशन क्या किया जाए, किस तरह किया जाए और किस एक्सटेंट तक किया जाए। अब हम सकीरी वासु वाले केस में देखते हैं कि क्या कहा गया था। 2007 से पहले आप सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट की जुडिशियल पावर्स के बारे में कोई बहुत ज्यादा साइटेशंस नहीं ढूंढ पाओगे। तब सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में FIR दर्ज करवाने के लिए भी हाई कोर्ट से रिट लाई जाया करता
करती थी। 2007 में जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने यह एक विजनरी डिसीजन सकीरी वासु में दिया था और सेक्शन 156(3) सीआरपीसी की सभी कानूनी हितार्थों को इसमें समझा दिया था। सकीरी वासु वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट को सुपरवाइजरी पावर्स हासिल हैं और ये सुपरवाइजरी पावर्स पुलिस के ऊपर हासिल हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले केसेस में वह पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए हुक्म दे सकते हैं और यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई गड़बड़ कर रही है तो मजिस्ट्रेट के पास उसे जांचने का और जांचने के बाद यदि उसमें कोई कानूनी खामी है तो उसे ठीक करने के लिए निर्देश देने का अधिकार होगा। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के चौथे फैसले पर, यानी XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी साइटेशन अभी आपने ऊपर शुरू में देखी थी। इसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला ने भजनलाल वाले केस में और सुप्रीम कोर्ट वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश थे उन्हें सकीरी वासु वाले केस में दिए गए निर्देशों के साथ मिलाकर एक नई कानूनी व्याख्या दी है। कहने का अर्थ यह हुआ कि इस नए केस में जो XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है, इसमें 3 पुराने फैसलों को मिलाया गया, चौधरी भजनलाल, दूसरा ललिता कुमारी और तीसरा सकीरी वासु। तीनों केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराने निर्देश दिए थे उनको मिलाकर इसके निर्देशों के नए सेट को तैयार किया गया। इस नए केस में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब भी मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा मसला लाया जाता है जिसमें महिला के प्रति कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया हो तो उसे तत्काल उन सभी कानूनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा जो कानून ने भजनलाल वाले केस में, ललिता कुमारी वाले केस में कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित शिकायतों के बाबत उसको दी हैं। साथ ही वह मजिस्ट्रेट उन विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग भी करेगा जो उसे सकीरी वासु वाले केस से प्राप्त हुई हैं। यह इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सार है और केस का नाम है XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में महिला का आरोप था कि तत्कालीन वाइस चांसलर ने उसे गलत तरीके से छुआ था, अतः केस दर्ज किया जाए। पुलिस ने केस को दर्ज नहीं किया तो वह सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के पास पहुंची और मजिस्ट्रेट साहब ने उस पर कॉग्निजेंस लेकर महिला को गवाही करवाने के लिए कहा और उसे सेक्शन 200 से लेकर 204 तक सीआरपीसी वाले प्रावधान में जो चैप्टर 15 में आता है वहां के लिए अपने पास रख लिया। महिला को मजिस्ट्रेट की यह कार्रवाई गलत लगी तो उसने हाई कोर्ट का रुख किया और वह हाई कोर्ट के सामने पहुंची। हाई कोर्ट ने सारे मामले को देखा और मजिस्ट्रेट की कार्यप्रणाली को उन्होंने कहा कि यह सही किया है और इस प्रकार उन्होंने महिला की अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद वह महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची और जहां उसे यह निर्णय प्राप्त हुआ, XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अपने इस जजमेंट के पैरा 35 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अपने सामने लाए गए केसेस में पीड़ित व्यक्ति को अर्थात पीड़िता को उचित तरीके से व्यवहार करना ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य है और जिम्मेदारी भी है। ट्रायल कोर्ट को यह कर्तव्य और जिम्मेदारी दोनों निभानी होगी। कोर्ट को अपनी जिम्मेदारी इस तरह से निभानी होगी, कैसे निभानी होगी इसके उन्होंने 4 तरीके बताए हैं। पहला, ए, जहां मुनासिब हो वहां सेक्शन 327 सीआरपीसी या अन्य प्रकार से पीड़िता द्वारा घटना की गवाही देते समय प्रोसीडिंग्स को कैमरा में करवाया जाए, अर्थात उस समय उस कोर्ट में कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं होना चाहिए। उन्होंने दूसरी बात कही, बी पॉइंट में एक ऐसे पर्दे या स्क्रीन की व्यवस्था की जाए कि गवाही देते समय पीड़िता उस आरोपी को ना देख पाए, या ऐसा भी किया जा सकता है कि आरोपी को कोर्ट से बाहर जाने का निर्देश दिया जा सकता है। ऐसे समय में आरोपी के एडवोकेट उसकी तरफ से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में सहभागिता करेंगे। तीसरी बात है पॉइंट सी, यह सुनिश्चित किया जाए कि आरोपी के एडवोकेट पीड़िता का क्रॉस बिना अनुचित सवालों के, खासकर उसकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछे बिना बहुत सम्मानजनक तरीके से पूरा करें। या ऐसा भी किया जा सकता है कि डिफेंस काउंसिल अपने सवालों को लिखकर कोर्ट को दे दें और कोर्ट उस महिला से वे सवालों को पूछे। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा, डी पॉइंट, जहां तक संभव हो क्रॉस एग्जामिनेशन को एक ही बार में पूरा कर लिया जाए, बार बार इसमें एडजर्नमेंट्स ना दी जाएं। इस फैसले के बाद अनेक कानूनी जानकार कह रहे हैं कि इस फैसले में केवल एक पक्ष के लिए ही न्याय की व्यवस्था की गई है। आरोपी के पास क्रॉस एग्जामिनेशन नाम का एक ही हथियार होता है कि वह झूठ को निकाल बाहर करे और उसके खिलाफ लगे झूठे आरोपों को छेद कर सत्य को दिखा दे कोर्ट के सामने। ऐसे अनेक लोग हैं जिन पर महिलाओं ने छेड़छाड़ व रेप के आरोप
लगाए हैं। वे आरोपी उन आरोपों के चलते वर्षों तक जेल में सड़े रहे हैं, अब भी सड़ रहे हैं। ललितपुर उत्तर प्रदेश के विष्णु तिवारी को तो 20 साल तक वहां रहना पड़ा था। ऐसे लोगों और उनके बर्बाद हुए परिवारों के बारे में भी इस केस में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। कानून में संभवतः ऐसे लोगों को मिलने वाले हर जाने का तो पहले से ही कोई प्रावधान नहीं है। 40 साल पहले जब हमें कानून पढ़ाया जाया करता था तो मूल सबक यह होता था कि दोनों पक्षों को सुने बिना न्याय नहीं किया जा सकता है। किसी को भी कुछ बुरा कहने से पहले उसे सुना जरूर जाना चाहिए। लगता है शायद नए वक्तों में कानून काफी बदल गया है। इस फैसले में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे पक्ष को सुना गया हो या उसकी पीड़ा को जानने का कोई साधन किया गया हो। ऐसा भी लगता है कि अभी आरोपियों को अपने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अन्य और नए फैसलों का इंतजार अभी कुछ दिनों और करना पड़ेगा। डिस्टेंस एडवोकेसी अदालती निजाम में एक नया चमत्कार है। इससे दिल्ली में मौजूद एडवोकेट्स भी आपकी वे सभी समस्याएं सुलझा सकते हैं और आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं जो पहले कोई एडवोकेट आपके सामने बैठकर दे पाते थे। कई मामलों में तो यह डिस्टेंस एडवोकेसी और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। हम नए एडवोकेट्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स दोनों की मदद करते हैं। हम सारे भारत में अपने क्रॉस एग्जामिनेशन उपलब्ध करवा रहे हैं। हम आपके केस में भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार कर सकते हैं ताकि यह झूठा केस कोर्ट में औंधे मुंह गिर जाए और आपकी जीत हो जाए। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर झूठे आरोपों से जीतने की बहुत जरूरी जानकारियां अपनी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। उस जानकारी का इस्तेमाल अपनी विजय यात्रा में करें और सफलता पाएं। सामने दिए गए तरीकों से हमारे साथ संपर्क किया जा सकता है। सबसे बेहतरीन तरीका है व्हाट्सएप मैसेज का। हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए और हम आपको आगे का रास्ता सुझाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसे फैलाएं, हमारे मेंबर बने ताकि आपको कंसल्टेशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो जाए। हम आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।